ज्ञानवापी विवाद में कल का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट सर्वे को लेकर कल ही फैसला सुनाने वाली है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस विवाद में किस कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। बात वाराणसी जिला कोर्ट की करें तो जिला अदालत ने फैसला सुनाया था कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। हालांकि वजूखाने के सर्वे पर जिला कोर्ट ने उस वक्त भी रोक लगाई थी। और साथ ही वाराणसी कोर्ट ने 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट मांगी थी, और साथ ही सुनवाई के दौरान श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर फैसला नहीं दिया गया था। इसके बाद में सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसआई सर्वे पर तत्काल रोक लगाने का आदेश भी दिया था और सर्वे को लेकर हाईकोर्ट को फैसला सुनाने के लिए कहा था। साथ ही कथित शिवलिंग मिलने वाली जगह के संरक्षण की बात भी कही थी। फिर इलाहाबाद में सुनवाई शुरू हुई और इस दौरान में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग हुई। साथ ही दोनों पक्षों की दलील पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद एएसआई सर्वे की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब कल एएसआई सर्वे पर फैसला आ सकता है। अब आपको इसी से जुड़ी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में सर्वे ही समाधान है और इसी पर अब इंतजार उस घड़ी की है जब हाईकोर्ट से सर्वे पर फैसला पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस फैसले का इंतजार शिव भक्तों को है, 100 करोड़ सनातनियों को है। काशी की चौखट पर जब सर्वे की टीम पहुंची थी, हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई थी। हर जुबान पर बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी में सर्वे पर तत्काल रोक के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और फिर हाईकोर्ट ने सर्वे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो कल आने वाला है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हमको खुदाई की जरूरत नहीं होगी, इनके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं जो केवल ड्रिल करके बिना नुकसान पहुंचाए 20 मीटर तक जो है ये सर्वे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये परिसर 353 साल यानी 69 में जो ध्वस्त करवाया था औरंगजेब ने, उसके बाद का है या उसके पहले का है। अगर उसके पहले के एसआई वैज्ञानिक जांच में अगर ये बातें सामने आ जाएं कि 1669 के पहले का ये परिसर, ये इसकी दीवारें हैं, ये जो मंदिर का परिसर है, तब आपकी जो थ्योरी औरंगजेब का मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद वाले डाउट दूर करने के लिए एएसआई सर्वे का निचली अदालत से आदेश आया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति हो गई और जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा, मंदिर और मस्जिद पक्ष में जमकर बहस हुई और फिर सर्वे के समाधान पर एएसआई और सरकार ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि मंदिर शिखर को गुंबद से कवर किया गया, ज्योतिर्लिंग को नए निर्माण से ढका गया। 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया, पिलर पर स्वास्तिक है, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले हैं, एएसआई के पास इंस्ट्रूमेंट है, जांच कर सकती है। राम मंदिर केस में ऐसा किया गया था, यानी हाईकोर्ट में राम मंदिर में सर्वे का भी हवाला दिया गया और ये भी संकेत दिए गए कि सर्वे के बाद ही अयोध्या में राम जन्मभूमि मसला हल हुआ, तो फिर ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इसका पता भी सर्वे से ही चलेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी के विवादित परिसर के साइंटिफिक सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट कल अहम फैसला सुनाएगा। करीब 2 बजे के बाद यह फैसला आने की उम्मीद है। दरअसल चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की कोर्ट ने इस मामले में 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 27 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। खैर, बाबा के भक्त उस इंतजार में हैं जब कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा और फिर अयोध्या की तरह ही काशी का भी जीर्णोद्धार हो सकेगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आस सिर्फ कोर्ट से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं और एनडीए सांसदों का जीत का मंत्र दे रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने मंथन के दौरान सांसदों को साफ साफ कह दिया है कि 2024 में मंदिर के भरोसे ना रहें सभी सांसद, और साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। सांसद अपने अपने इलाकों में प्रवास करें और जनता की समस्याओं को सुने और उनका समाधान भी करें। साथ ही उन्होंने इशारों में ये भी साफ कर दिया कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनको मौजूदा सांसदों का टिकट कटने वाला है। और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही सांसदों को 24 के रण में मौका मिलेगा। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर टिकट को लेकर क्या है बीजेपी की प्लानिंग।
उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के टारगेट को साधने के लिए खुद पीएम मोदी मोर्चे पर हैं और 80 के लक्ष्य को पाने के लिए पीएम मोदी बैक टू बैक सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी उन सांसदों के साथ मंथन कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, जिनके पास जातीय समीकरण का समाधान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का नारा देते हुए जमीनी तैयारी और तेज कर दी है। बूथ मजबूत अभियान के साथ अब नया प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत पार्टी उन सांसदों को मूल मंत्र दे रही है और अपने अपने क्षेत्र में पहले से और एक्टिव होने की बात कह रही है। दरअसल यूपी के एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के सांसदों के साथ ये मीटिंग हो रही है। पश्चिम यूपी के सांसदों को पीएम पहले ही मंत्र दे चुके हैं। यानी इस मीटिंग में जीत की रणनीति के साथ ही एनडीए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हो रहा है और इसी मीटिंग के बाद टिकट पर सस्पेंस भी लगभग खत्म हो रहा है। इस संवाद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहता है। सभी सांसदों को कहते हैं कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जाइए, स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करिए और जनता के बीच में जाकर अपनी केंद्र और राज्य की सरकारों के काम के बारे में जानकारी दीजिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का फोकस ये भी रहता है कि वो कहते हैं कि जो भी नाराज आपके क्षेत्र में नागरिक हैं, उनके साथ मुलाकात करिए और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करिए। पीएम मोदी की नजर उत्तर प्रदेश की हर सीटों पर विजय हासिल करने की है। इसके लिए अब सांसदों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और उनके रिपोर्ट कार्ड पर डायरेक्ट पीएम मोदी की नजर है। दरअसल सांसदों के साथ मीटिंग का एजेंडा साफ है। सांसदों को बताना होगा 5 साल में कितने काम किए, 5 साल में अपने क्षेत्र में सांसदों ने क्या डेवलपमेंट किए, क्यों पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाए, केंद्रीय योजनाओं का कितना प्रचार प्रसार किया। इतना तो तय है कि सांसदों ने पिछले 5 साल में जो भी डेवलपमेंट करवाए वही उनकी सीट रिजर्व करने के मापदंड बनेंगे। उन्हीं सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लोगों में जिनको लेकर विश्वास मजबूत है, क्योंकि बीजेपी का मकसद उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भगवा लहराने की है, जिसकी बागडोर अब पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में यूपी की फूलपुर सीट से ताल ठोकने वाले हैं और इसके लिए फूलपुर में बिहार के सांसद और मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दे दी गई। दरअसल विपक्ष का मकसद काशी बनाम प्रयागराज की रणनीति का है और यही वजह है कि बिहार के बाद में अब नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में भी दम दिखाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़कर खुद को पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए फूलपुर को चुना है, जहां पर कुर्मी वोट बैंक काफी निर्णायक होते हैं। और यहां अनुप्रिया पटेल से नीतीश कुमार की सीधी टक्कर हो सकती है। हालांकि फूलपुर की 5 में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी के पास में है, लेकिन नीतीश इस सीट पर खेल करेंगे या फेल होंगे, ये फिलहाल चुनावी परिणाम पर ही पूरी तरीके से छोड़ देंगे। विपक्षी एकता को दिशा देने वाले, सबसे ज्यादा बिहार में सीएम की कुर्सी पर विराजमान होने वाले नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश का रुख करने वाले हैं, वो भी उस चुनाव में जिसमें बीजेपी हर सीट पर कमल खिलाने का दावा कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भले ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के संयोजक ना बन सके हों, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें 2024 के चुनाव में पीएम फेस के तौर पर पेश करने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के रणनीतिकारों ने नीतीश कुमार को यूपी की फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। जेडीयू ने नीतीश को चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर सीट पर कई स्तर पर सर्वे करवाया है और पार्टी के एक सांसद, एमएलसी और बिहार के मंत्री को यहां सियासी जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। जेडीयू के सर्वे के जो नतीजे आए हैं, उससे जेडीयू खासी उत्साहित है। नीतीश की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर हो रहे मंथन को खुले तौर पर कबूल किया है। डिमांड किया मंच से कि नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश के
लोकसभा में लड़ना चाहिए। लोकसभा किसी सीटों की भी उसने चर्चा किया। फुलपुर में लड़े, फतेहपुर में लड़े, प्रतापगढ़ में लड़े, अंबेडकर नगर में लड़े, भाई जहाँ से चाहें वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने की डिमांड हो रही है। और बिहार में जो काम किया है नीतीश कुमार जी ने, इसकी चर्चा जब वहाँ होती है तो लोगों में काफी खुशी होती है। नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर न सिर्फ खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा साबित कर सकेंगे, बल्कि वो पीएम मोदी को सीधी टक्कर देने की भी जुगत में रहेंगे। जानकारी है कि इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई है। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर विपक्ष को 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधा फायदा होगा, जबकि यूपी समेत उत्तर भारत की तमाम सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे बिहार के नेता के ठप्पे से भी छुटकारा पाएंगे। खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात के संकेत वहीं के एक मंत्री ने दिया है। आखिर बार बार इस बात की चर्चा क्यों होती है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? इस बात को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर फूलपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है। दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार बिहार से निकलकर अब खुद को मोदी के कद के नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश में है। भाग रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद कर दिए। बिहार से करोड़ों लोग पलायन कर गए। तो पहले इनके जिम्मेदार इनके बड़े भाई लालू जी थे। अब तो बिहार को 18 साल से बर्बाद करने वाला कोई नेता है तो उनका नाम है नीतीश कुमार जी। हालांकि नीतीश का फूलपुर वाला प्रयोग 24 के चुनाव में कितना असर डालेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बिहार में नीतीश के जितने सांसद हैं वो बीजेपी से गठबंधन वाले हैं, जिसकी तस्वीर अब बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा की नूह की घटना का उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। यहां हिंदूवादी संगठन हरियाणा में हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक कदम आगे बढ़कर विरोध प्रदर्शन करने वाले हिंदूवादी संगठन को ही बैन करने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा है कि वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया जाए। तो मायावती ने इस घटना में हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। फ्लैग मार्च हो रहा है और शरारती तत्वों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन इस घटना में अब उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां नूह की घटना का उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है तो वहीं विरोध करने वाले विश्व हिंदू परिषद को बैन करने की मांग हो रही है। और ये मांग अखिलेश यादव के सांसद एसटी हसन ने की है। यकीनी तौर पे हो सकता है 2-4 जगह आप फिर वारदातें सुन लें। इंसान ज्यादा जरूरी है, देश की शांति ज्यादा जरूरी है या विश्व हिंदू परिषद के धरने जरूरी है, ये तय करे सरकार। मैंने कहा ना इस पे बैन लगना चाहिए। लोग तनाव में है, हिंदू मुसलमान दोनों कम्युनिटी तनाव में है। उसके बाद जरा सा भी कोई चिंगारी डाल देगा आग लग जाएगी। दरअसल नूह की घटना पर जहां पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और साजिश रचने वालों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब ये विरोध भी विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। तभी तो समाजवादी पार्टी अब बैन वाली सियासत को हवा दे रही है और हिंदुत्व के खिलाफ नया शिगुफा छेड़ चुकी है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद अब भी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन की उम्मीद में है। देखिए, हसन साहब के बयान हमेशा इस देश की सनातन परंपरा, सनातन धर्म और सनातन संगठनों के खिलाफ आते रहे हैं। वे हिंदुत्व के विरोध के प्रतीक के रूप में ही जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि विश्व के हिंदुओं का संगठन करने वाले संगठन के खिलाफ उनका इस तरह का बयान उनकी संस्कृति का परिचायक है। नल्हड़ महादेव का मंदिर, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान कृष्ण ने वहां शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है
उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। इसके लिए जिम्मेदार बहुत लोग आइडेंटिफाई हो गए। उन सबको पकड़कर कठोरतम सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि उनकी आने वाली पुश्तें भी इस प्रकार का दुस्साहस करने का विचार भी न कर सके। नूह में जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब इस घटना पर सियासत हो रही है वो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बैन की सियासत कर रही है। तो अब मायावती ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना सरकार का काम होता है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जैसा कि बसपा की सरकार ने 4 बार करके दिखाया है। यूपी में हमारी 4 बार सरकार रही तो हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करके दिखाया है। हरियाणा की सरकार को प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि हालात खराब न हो। कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफी चिंताजनक भी है। यानी हिंसा पर भी अपनी अपनी सियासत हो रही है, लेकिन सियासत के नाम पर हिंदूवादी संगठन को बैन करने की मांग एक और विवाद को जन्म देने वाला है, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी की माइक्रो लेवल की रणनीति करीब करीब तय हो चुकी है। ग्रामीण वोटर्स के साथ साथ शहरी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए ट्रेनिंग देंगे। और इस ट्रेनिंग सेशन में ग्राम प्रधान से लेकर बीजेपी के जिला पंचायत और नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल होंगे। 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद और फिर 7 और 8 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। हरियाणा के सूरजकुंड में ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। यूपी में मिशन 80 का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों को हरियाणा की धरती पर चुनावी मंत्र देने वाली है। बीजेपी की कोशिश है कि गांव-गांव तक जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य को ट्रेंड कर सीधे तौर पर लोगों से जोड़ा जाए। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि शहरी क्षेत्र में पार्टी शुरुआती दौर से ही मजबूत रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2014 के बाद विस्तार हुआ है, यानी बीजेपी के समर्थन का दायरा बढ़ा है। अब इस दायरे को वोट में बदलने के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब प्रशिक्षण अभियान चलाने जा रही है। 5 अगस्त से उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो संगठन के पदाधिकारी, योगी सरकार के मंत्री यह प्रशिक्षण देंगे। जिला पंचायत के सदस्यों को, जिला पंचायत के अध्यक्षों को और महापौर से लगा के प्रधानों तक को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के ग्रामीण क्षेत्र बीजेपी के लिए ठीक साबित नहीं हुए थे, इसलिए सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। जबकि 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए बीजेपी ने 2024 में इन सीटों के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसलिए यूपी समेत पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों को साधने के लिए ग्रैंड ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न दायित्वों में जीत कर आए हैं। वे विधायक बने हैं, महापौर बने हैं, पार्षद बने हैं, पंचायत में जीत कर आए हैं और ऐसे जीते हुए जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका और प्रभावशाली ढंग से जनता के बीच में जाएं, उसका लाभ जनता को मिले। इसके लिए उनके प्रशिक्षण की बड़ी योजना बनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम, केंद्र सरकार के कार्यक्रम
और उस कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी। इस जानकारी के आधार पर वे जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे। 7 और 8 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले ट्रेनिंग सेशन में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल होंगे। वहीं 20 अगस्त के बाद लखनऊ में मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि सितंबर महीने में नगर पंचायत अध्यक्षों और नगर पालिका पार्षदों की भी ट्रेनिंग प्रस्तावित है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के साथ ग्राम प्रधान, बीडीसी को भी ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस ट्रेनिंग सेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष समेत कई केंद्रीय मंत्री टिप्स देंगे। कुल 8 लाख जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण देगी और उनको बताएगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है। कुल मिलाके भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जनप्रतिनिधियों के जो प्रशिक्षण का यह अभियान चलाया जाए, उसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैयार की जाए और उसे मिशन 2024 में लगाया जाए। जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें यूपी के सभी 17 निगमों में बीजेपी का कब्जा है। 75 में से 67 जिलों में बीजेपी समर्थित अध्यक्ष हैं। 200 नगर पालिकाओं में बीजेपी के 120 चेयरमैन हैं। वहीं यूपी के 200 नगर पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में ट्रेनिंग सेशन के जरिए बीजेपी गांवों और शहरों के हर घर में पहुंचने की कोशिश में है, ताकि मिशन 80 को लेकर कोई चूक ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लाख टके की बात में फिलहाल इतना ही और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक